तैयार ही नहीं है मुसलमान, क्या करेंगे? तो दूसरों को लाइन मारने भी नहीं देते हो। आईटी के सेक्टर में अगर सबसे बड़ा किसका दिमाग चलता है तो मुस्लिम विद्यार्थियों का चलता है। एक सोच बदली और दंगे की राजनीति खत्म हुई और उसके बाद में बम ब्लास्ट की राजनीति शुरू हुई। आप मुझे बताओ, ये नांदेड़ का मसला तुम लोग ने मुसलमानों ने क्यों नहीं पकड़ के रखा? तुम क्यों ये उम्मीद करते हो कि दूसरे पकड़े? कुछ हद तक पकड़ेंगे। ये मैटर को लीगल बताइए, दबाते यहाँ तक दबाएंगे तो बातें। अरे तुम ये छोड़ दो, न्याय प्रविष्ट है, न्याय प्रविष्ट है, तुम उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है, डरते हो, उसके लिए प्लेटफॉर्म पूरा डरते हो तुम लोग। सर आप आगे बढ़ो ना सर, प्लेटफॉर्म मिले तो मुसलमान आगे बढ़ सकते हैं। प्लेटफॉर्म अब तुम पकड़ने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है। सर एमआईएम ने तो पकड़ी थी लेकिन आपने छोड़ दिया ऐसा आरोप लगा। अच्छा लगने दो ना, 100 सीटें मुसलमानों को 288 में देकर बीजेपी को ले आना, ये राजनीति मैंने कभी सीखी नहीं है। सर बाद में उन्होंने कहा था कि 100 सीटें तो हमने मांगी थी लेकिन 100 पे ही फाइल नहीं थे, हम 30 पे भी सहमत हो सकते थे। अच्छा। लेकिन आपकी तरफ लेकिन आपको बताओ, मुझे 30 सीटों का आंकड़ा आपके दिमाग में सुनने को आया? किसने कहा? किसने कहा? गफार कादरी ने कहा आपको कि 30 सीटों का था, बराबर है। और इम्तियाज जलील अध्यक्ष क्या कह रहे थे? सर लेकिन आपकी तरफ से भी 8 सीट के ऊपर से कोई दिल बड़ा नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों सर? हमारे यहाँ से 40 सीटों का ऑफर था। 40। आप जाके गफार कादरी से पूछे कि 40 सीटों का ऑफर था या नहीं। बात तक करा। मजलिस से आपका इत्तेहाद होगा, यूटी होगी फ्यूचर में, मजलिस से यूटी होगी आपकी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुसलमान इस बात को एहसास नहीं कर रहा है कि जो हिंदू वोटर इम्तियाज को वोट दिया आज उसकी हालत क्या है, गाली खा रहा है। सर मराठा समाज को सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिजर्वेशन रोका हुआ है इसके, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए कोर्ट ने मंजूरी देने के बावजूद महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उस पर अमल नहीं कर रही, तो वंचित बहुजन आघाड़ी का क्या स्टैंड है? तुम कांग्रेस को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है मुसलमान, क्या करेंगे? तो दूसरों को लाइन मारने भी नहीं देते हो। कुठल्याही विधानसभेमध्ये, कुठल्याही नगरपालिकेमध्ये, महानगरपालिकेमध्ये मुस्लिम हा निवडून येतोच, तो पूर्वी काँग्रेसच्या नावाने यायचा, आता तो एमआयएमच्या नावाने येतो। मी नेहमी मानत असतो की तुमच्या मतदाराच्या बाहेर जर तुमचं ताकद असेल तर तुम्ही आहात, नाहीतर नाही। त्याच्यामुळे एमआयएम उद्या कलकत्त्यामध्ये सुद्धा लढली तर ती 7-8 जागा तिथे निवडून आणणार। याचं कारण की त्या म्हणजे वेस्ट बेंगॉलच्या असेंब्लीमध्ये 7-8 मुस्लिम नेहमी निवडूनच येतात। कधी डाव्याच्या निवडून येतात, कधी तिथे असं काँग्रेसच्या नावाने येतात, आता ते एमआयएमच्या नावाने येतात। औरंगाबाद में ताकत बढ़ रही की नहीं है सवाल है सर, एमआईएम की ताकत बढ़ रही की नहीं? मुझे नहीं दिखता बढ़ रही है। औरंगाबाद में खुल के आ रहे ना सर, देखिए मैं वही कहा ना, बिहार की असेंबली मुसलमान नहीं था, बिहार की असेंबली में मुसलमान प्रतिनिधि था या नहीं था? पहले से कम हो गए सर, कितने कम हो गए? 6-7 और इसके लिए आपने कभी सोचा क्यों कम हो गए? आपसे यूटी नहीं हुई वृक्ष दिखती छोटे, औरंगाबाद में मैं उनको छोटे से आप जैसे मैं उनको छोटे के कब्जे से उनको एक ऑल इंडिया फिगर बनाना चाहता था। सर आपने एमआईएम से यूटी करने के बजाय अगर मुसलमानों से यूटी करने का फैसला लिया होता इससे पहले तो शायद आपके साथ भी मुसलमानों का चेहरा भी कौन है मुझे बताओ? मुसलमानों की कोई संगठन है तो एक बनता है। सर आप ऐसा है कि एमआईएम ने तेलंगाना से शुरुआत की, वहाँ पर उनकी अपनी पकड़ थी, उसके बाद में वो महाराष्ट्र आए कि जहाँ पर उनको 2-3 सीटें मिली वहाँ पर, और मुसलमानों की एक आशा जाग गई कि वे एक अपना संगठन खड़ा हो रहा है। उसको अगर वो डेवलप कर देते तो शायद मेरे ख्याल से 3-1 साल में
ओवैसी साहब जो है वो मुसलमानों के नेता ना होते, वो ऑल इंडिया के नेता होते। मुसलमानों का इशू उनके जहन में हमेशा होता, उनके दिल में हमेशा होता, उस पर नहीं, लेकिन एक देश के नेता भी वो बनते। अब वो दोबारा उसी चक्कर में गए कि मुसलमानों का नेता। मगर उन्होंने तो कभी नहीं कहा वो मुसलमानों के नेता है, वो स्टेज से कहते हैं कि मैं नहीं हूँ मुसलमानों के नेता। सवाल अच्छा है कि तुम उसके बाहर ही नहीं निकल रहे हो, और हम लोग ने उनको उससे बाहर निकाला। साहेब आता महानगरपालिका आहे औरंगाबादमध्ये, तर ते इमाम सोबत अजून युती करणार का वंचित बहुजन आघाडी? काय म्हणाला आम्ही नाही करणार आहोत. मग त्यांना चर्चा चालू आहे म्हणजे गफार खान, कोण? डॉक्टर गफार खादिर म्हणले चर्चा चालू आहे आपल्याशी. मला त्यांनी जे ऐकून घ्या, तुम्ही पत्रकार आहात, मला ज्यांनी सर फारुकनी जे ब्रीफिंग दिलं त्या ब्रीफिंगमध्ये आपण जायचं नाही असं त्यांचं ब्रीफिंग होतं. पण तुम्ही नांदेडमधलेच आहात, फारुकही नांदेडमधलाच आहे, तर मग तुमच्याकडे अधिक माहिती आहे का हे आपल्यासोबत आहे की फारुक सर ते सांगितलं नाही, चर्चा आहेत वंचितची, चर्चा चालू आहे. ते वंचित मध्ये येतात एक ही चर्चा है क्या? सर एक कहोगे क्यों नहीं करते? आईटी के सेक्टर में अगर सबसे बड़ा किसका दिमाग चलता है तो मुस्लिम विद्यार्थियों का चलता है, वही इसका जवाब निकाल सकते हैं। सर पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बहुत से राइट्स हो रहे हैं और इसका सिर्फ एक ही कम्युनिटी टारगेट बनाया जा रहा है, तो उसके लिए वंचित का स्टैंड लेंगे, क्या नजरिया है? देखिए अभी जो है वो मेरे ख्याल से पिछले क्वारंटाइन के मतलब लॉकडाउन के पहले ही दंगा हुआ, उसके बाद में नहीं है। मुसलमानों को मैं ये कहूँगा कि अपना दोस्त कौन है वो पहले पहचानो। जब तक मुसलमान अपना दोस्त नहीं पहचानता तब तक ये दंगे की राजनीति खत्म नहीं होगी। मुसलमान ये है कि सोचता नहीं, जज्बाती। मैं मुसलमानों से ये पूछता हूँ कि 1990 के बाद 2004 तक कोई दंगे हुए देश भर में, क्यों नहीं हुए? इसलिए कहा ना कि मुसलमान जज्बाती है, दिमाग से राजनीति नहीं करते। और हम लोग वही मौलवी से कह रहे कि आप थोड़ा सा इस पर अध्ययन करो, लोगों को जागरूक करो कि आपके दोस्त बदला। 2090 में आपकी राजनीतिक दिशा जो थी वो बदल गई। आप सवर्णों की राजनीति नहीं कर रहे, सवर्णों के राजनीति के साथ नहीं थे, आप अवर्णों के राजनीति के साथ में थे।